जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक की बात की जाए तो मार्केट ने ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया है। आज का दिन जो है फ्राइडे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आई है, लेकिन ओवरऑल वीक को देखा जाए तो तकरीबन 3.3% इस मार्केट ने ओवरऑल परफॉर्म किया है। अच्छा, लास्ट वीक जो है मैंने यूएस के स्टॉक्स थोड़े से दिखाए थे, तो एक बड़ा अच्छा मुझे कमेंट लगा था इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। एक बंदे ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पीएलटीआर को सजेस्ट ना करें ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द इसराइल और पैलेस्टीन का जो मामला था, उसकी वजह से कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि इसराइल को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। आई डू सजेस्ट कि हमें एज अ मुस्लिम ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे बिजनेसेस को नहीं प्रमोट करना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, ना उनके स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। आप बिल्कुल ना करें। पहली बात, जैसे आप केएफसी को देख लें, उसके बॉयकॉट हम कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, स्टारबक्स बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एचपी लैपटॉप जो बनाने वाले हैं उनको आप बॉयकॉट करें। तो कोशिश करें कि आप इनकी प्रोडक्ट्स को ही ना खरीदें। ये बार बार जाना, सोशल मीडिया पे जाके आप उनके बारे में अगेंस्ट कुछ बोल देना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप खुद से उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, उनकी खुद से ही जान खत्म हो जाएगी, उनका जो एक प्रॉपर जो आप कह रहे बिजनेस चलाने का जो सबसे बड़ा जरिया होता है, अगर वही नीचे गिरना शुरू हो जाए तो उनके स्टॉक्स भी नहीं परफॉर्म करेंगे, वैसे भी बिजनेस को काफ़ी हिट आएगा। चलें, इस वीक को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मार्केट मैंने बता दिया बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, हमारे स्टॉक्स ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैंने आज से 3 हफ्ते पहले एक पोस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर कि 28 जून से लेके 15 जुलाई तक जो आपका पीरियड है, ये फ्रॉम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर्सपेक्टिव यूएस की मार्केट बुलिश रहती है। पिछले 15 साल के अंदर कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जो वो बुलिश ना रही हो, और ये 16th ईयर भी हो चुका है। तो 16th ईयर में उसने तकरीबन 2.5% इस पूरे पीरियड में भी परफॉर्म किया है। और मैंने ये भी कहा था कि आपकी पाकिस्तान मार्केट भी इसी दरमियान परफॉर्म करती रहेगी और ये स्ट्रांग रहेगी। तो सिंपल है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिक एनालिसिस को कहा जाता है, और उसकी बेस के अंदर काफ़ी हमने देखा कि मार्केट ने परफॉर्म भी किया। अच्छा, चलें फराज भाई की तरफ आते हैं। फराज भाई, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू भी देना। जी अल्हम्दुलिल्लाह मार, जिस तरह आपने बताया कि हम लोग बुल्स एंड बेयर्स में भी डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि ये जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं जुलाई के बहुत बुलिश रहेंगे। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। 23 जून को ही हमने बता दिया था कि अब मार्केट KSE 100 जो है वो यहाँ से रैली करेगी, और हमारे जो टारगेट्स थे वो पहले 129,800 तक के थे, और उसके बाद हमारी जो डी की प्रोजेक्शन थी 141 थी, और लास्ट वीक भी यही आके कहा था कि इस हफ्ते आपके ये टारगेट्स मोस्ट लाइकली हिट होते हुए लगते हैं। उसको प्ले करके देख लेते हैं, और मार्केट इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर 123,000 से लेके 140,500 आज हम फ्राइडे जब रिकॉर्ड करें कि हाई लग चुका है, और उसके बाद अभी 1-2 हज़ार पॉइंट्स वहाँ से नीचे भी आ गई है मार्केट। तो तकरीबन ये वो टारगेट्स आपके हिट हो गए हैं। अब यहाँ से क्या करना है वो हम आगे बताते हैं। कुछ और हाईलाइट्स लास्ट वीक की वो ये थी कि JG ICL जो इंश्योरेंस कंपनी थी, हमने कहा था कि इसको ख़रीदें, ये बढ़ जाएगा। इसका फर्स्ट टारगेट 75 का हिट हो गया। पाउंड USD हम 2-3 हफ्तों से इसको सेल साइड पे देखते हुए आ रहे थे, शॉर्ट साइड पे इसको प्ले करके देखते हैं। ये भी परफेक्टली हमारे टारगेट्स को जाके TP1 जो 34900 थी, और फिर 1.3400 के जो सेकंड टारगेट्स थे वो हिट हुए, ऑलमोस्ट वहीं पर ही आके एग्जैक्टली हिट किया है। फिर इथीरियम हम काफ़ी टाइम से बुलिश थे, हमारे लास्ट वीक के टारगेट 3000 थे, और इस हफ्ते के टारगेट्स जो बता के गया था वो 3400 थे। इस टाइम 37 तकरीबन लगा के आया हुआ है, 3600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये भी बहुत अच्छी परफेक्ट कॉल गई। बाकी जितने भी ट्रेड प्लान्स आप लोगों को बताए हुए हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हैं या फॉरेक्स से रिलेटेड हैं या आपकी गोल्ड कमोडिटी और नैस्डैक से हैं, वो सब के सब ट्रेड प्लान्स इंटैक्ट है। उनकी अपडेट भी अभी हम देखेंगे। जो स्टॉक्स आप लोगों ने लिए हुए हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखा करें कि इन जो भी हमारी कॉल्स आ रही होती हैं या टॉपिक्स आ रही होती हैं, उसके ऊपर टारगेट्स के अलावा एसएल्स भी
मेंशन होते हैं। अगर वो एसएल्स के लेवल्स को जाके हिट करता है, वहाँ पे आप लोग अपना लॉस बुक करके वेट कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। 1% 2% पर ट्रेड पे रिस्क लें। पोर्टफोलियो का 1% नीचे आ जाता है या 1.5-2% नीचे आ जाते हैं, फिर अगले हफ्ते आपको कोई और अच्छी पिक मिल जाएगी, उस पर आप राइड कर सकते हैं। सो स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको ज़रूर कंसीडर किया करें। ये नहीं कहा करें कि अब क्या करें, वो तो परफॉर्म नहीं किया। बाय द वे अभी तक जितनी भी कॉल्स हैं तकरीबन ब्रेक इवन पे स्लाइटली प्रॉफिट्स में ही हैं, ठीक है। सो आप उनको जाके फिर से रिव्यू कर लें, जो भी उनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों को बताए गए हैं उसको फॉलो करें। अच्छा, हमारी ये कुछ हाइलाइट्स थी हमारी तरफ से। बाकी आप बताएं मैक्रोस के ऊपर क्या चल रहा है, क्या हालात लग रहे हैं अब आपको फंडामेंटल्स पे। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे फेसबुक के ऊपर दो डिफरेंट पोस्ट डाली थी, जिसमें एक नंबर वन मैंने काफ़ी 4-5 महीने से, अगर आप लोग देख रहे होंगे, मैं बार बार दो सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। एक आपके इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज़ वाली जो जितनी कंपनीज हैं, इसमें होल्डिंग कंपनीज भी आपकी आ जाती हैं, और दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पे अब आप देख लो कि पिछले 6 महीने का रिजल्ट बहुत स्पेक्टेकुलर है, बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल मार्केट ने तकरीबन 18% परफॉर्म किया है। जो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी कंपनीज आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज की आ रही हैं, ओवरऑल एवरेज 61% है। चले ICIBL को अगर आप 600% को आप निकाल भी दें, उसके अलावा भी बाकी आप कंपनीज को देखें तो ओवरऑल फिर भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न बनता है। इसके अलावा जो है मैंने इंश्योरेंस कंपनीज का भी आप लोगों को जिक्र किया था कि ये एक सेक्टर अगेन बहुत परफॉर्म करेगा। हमने भी बुल्स एंड बीयर्स के ऊपर 2-3 कॉल्स दी हैं। PIL की कॉल दी थी, PINL की कॉल दी थी, इसी तरीके से हमने AICL की कॉल दी थी। ये आप देख सकते हो, अगेन बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया। ये सेक्टर जो है डिविडेंड्स भी काफ़ी हद तक देता है, लेकिन डिविडेंड्स इसमें अभी शामिल नहीं है। तो KSE 100 जब मैंने ये किया था, 1-2 दिन पहले मैंने किया था, उस टाइम पे मार्केट की परफॉर्मेंस 16% थी और इन पूरे सेक्टर की 35% थी। तो आप खुद से अब आप देख लो, सिंपल बात है कि आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करोगे कि यार कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको इन वजूहात की वजह से, कोई भी फैक्टर्स बनते हैं, उनकी सेल ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं, प्रॉफिट इंप्रूव हो सकते हैं, तो अगेन वो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था कि ये मुझे लग रहा है ये वन ऑफ माय फेवरेट, आगे जाके परफॉर्म करेगा। ये AKDSL, अगर आप लोगों को याद होगा, बुल्स एंड बीयर्स में मैंने बताया था 17 से ये जंप करता हुआ 34 पे आ गया। सो डबल हो गया विद इन अ मंथ, 2 मंथ्स कह लें, 2 मंथ्स के अंदर डबल हो गया। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। सो ये आप देख रहे हो कि परफॉर्मेंस अगेन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो मैंने लास्ट वीक के अंदर जो भी स्टॉक्स के बारे में आपको सारा बताया था, नैस्डैक की जो परफॉर्मेंस, जो मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, बताए थे आप लोगों को। खैर ये तो थोड़े से पुराने स्टॉक्स हैं, क्योंकि मैं अलमनाई के साथ ऑलरेडी शेयर कर लेता हूँ। ये उसकी परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ नजर आ रही है। नैस्डैक ने पिछले 6 महीने के अंदर 10% परफॉर्म किया, यानी कि 1 जनवरी से लेके, और जो ये मॉडल के अंदर मेरे पास जो कंपनीज आ रही थी, उन्होंने रफली 16% परफॉर्म किया है। और उसके बाद जो है कुछ कंपनीज मेरे पास बाद में भी आई थी, उनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये जो अप्रैल के बाद जब आपकी मार्केट दोबारा से रैली करना शुरू हुई थी, जब टैरिफ की ईज आउट हुए, टैरिफ की सिचुएशन 90 डेज का पॉज मिला, तो 33% मार्केट ने परफॉर्म किया, एंड ओवरऑल इस पोर्टफोलियो ने तकरीबन 46% परफॉर्म किया। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं शामिल हैं, जैसे एप्पल हो गया, आपके टेस्ला हो गया, जैसे मैग्निफिसेंट 7 के अंदर आते हैं, ये कंपनी शामिल नहीं है। लेकिन आप इसमें बाकी कुछ देख सकते हो, एनवीडिया है, ये फिर आपके पास मेटा है, फिर आपके पास गूगल है, फिर आप हुड देख लो। ये हुड तो मैंने आप लोगों को जब रिकमेंड किया था, उस टाइम से 3 गुना ये परफॉर्म कर चुका है। तो ये तरीकेकार होता है कि आप फंडामेंटली किस तरीके से अच्छी कंपनीज को पिक करना आपको आना चाहिए। यही चीज़ हम कोर्सेज में सिखाते हैं, यही चीज़ मेरे स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। आप लोगों को भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए। अच्छा, अभी चलते हैं फिर हम इस वीक के जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। चलें, इस लास्ट वीक के जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आपके यहाँ पे नजर आ रही है। फॉर टाइम पर्पसेस आप लोग इसको थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं। ये लास्ट वीक स्टॉक से रिलेटेड जिनकी न्यूज़ थी वो भी सारी आपके सामने आ गई हैं। इसमें टाटा सीमेंट की जैसे 1:5 स्टॉक स्प्लिट था, वो हो चुका है इस वीक के अंदर, और आप देख रहे होंगे कि अब टाटा सीमेंट की जो स्टॉक की प्राइस है वो कम नजर आ रही है, और वो परफॉर्म भी दोबारा से करना शुरू हो गया। आई थिंक इस टाइम पे भी शायद ऑल टाइम हाई पे ये परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इस वीक के अंदर जो हमारी डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है, 5.4 रुपीज़ आपका पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, और जो आपकी डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं वो तकरीबन 11 रुपीज़ आपकी बढ़ के इस टाइम पे 284 रुपीज़ हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हमारे लिए डेवलपमेंट है। खैर, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से तो ये है कि जो उनके ऊपर एक्स रिफाइनरी रेट जो पड़ा था, उन्होंने वही पास ऑन कर दिया टुवर्ड्स द कंज्यूमर।
तो वो जो चीज़ है वो अगेन हमारे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ठीक हो गया, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। सो ये नेगेटिव न्यूज़ है। दूसरा जो है, कोल की प्राइसेस हमारी 7% जो है 3 हफ्ते से लगातार ऊपर जा चुकी हैं। दिस इज लिटिल बिट नेगेटिव फॉर अस, और ये जो साउथ के प्लांट्स हैं उनके लिए ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल आजकल एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। और ये जो साउथ के प्लांट्स हैं जिसमें लकी सीमेंट आ गया, डीजीकेसी आ गया, एसीपीएल आपका, दीवान सीमेंट है, एंड पावर है। सो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके सीमेंट के ऊपर आएगा। और अगर अभी तक जो है हमारी रियल एस्टेट की उस तरह से डिमांड क्रिएट नहीं हुई, तो ये जेन में रखिएगा, अगर ये कोल की प्राइसेस इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी और बढ़ती रही तो जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर आपकी सीमेंट की जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे इतना ऊपर जाते हुए। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सीमेंट की जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगेन एक नेगेटिव है, लेकिन दूसरी एंड पे हमारा जो पॉजिटिव है वो ये है कि जो हमारे साउथ के प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन एक्सपोर्ट के अंदर 82% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज है, जिसमें डीजीकेसी ने जो सेकंड नंबर पे आता है जिसकी एक्सपोर्ट है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। लकी सीमेंट की भी बेहतरीन एक्सपोर्ट नज़र आ रही है। एलएसएम जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, हमारा पिछले साल के निस्बत देखा जाए तो 2.3% ईयर ऑन ईयर इसमें इजाफा हुआ है। और इसमें फर्टिलाइजर जो ऑटोमोबाइल्स का जो ओवरऑल जो कंपोनेंट है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो की प्राइसेस जो है, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों वगैरह के ओवरऑल प्राइसेस जो है तकरीबन 6 लाख रुपए ज़्यादा सर्च कर गई। ये हम ऑलरेडी बताते रहे हैं कि जब भी बजट आता है उसके बाद थोड़ी सी प्राइसेस को इंक्रीज किया जाता है। ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कुछ कंपनीज की सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है वॉल्यूम वाइज, लेकिन अगेन प्राइस वाइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज जब आएगा तो वो थोड़ा सा न्यूट्रल सिनेरियो बन सकता है। लेकिन आगे डेवलपमेंट ज़्यादा रहेंगी, अगर आपकी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इसी तरीके से रहेगी तो अगेन ऑटो के अंदर काफ़ी तक आपको सेल्स नजर आएंगी। स्टेट बैंक ने तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इंजेक्ट किए हैं थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये अगेन एक तरीकेकार होता है कि आप मार्केट में पैसा डालते हो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो उससे इम्पैक्ट जो होता है क्या होता है कि आपके ओवरऑल मार्केट के ऊपर एक स्ट्रेस का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल वैसे भी हालात अच्छे जा रहे हैं। ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर स्टेट बैंक जो है थोड़ा सा इसको सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, बैंकिंग डिपॉजिट जो है वो तकरीबन 35.5 ट्रिलियन रुपीस तक अब जा चुके हैं हमारे डिपॉजिट्स। वो हम देख रहे हैं कि लगातार बैंक्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डिपॉजिट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ज्यादातर बैंक्स की कोशिश होती है कि डिपॉजिट्स किसी तरीके से ज्यादा बढ़ा के जो है अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा बरकरार रखा जाए। ठीक है, इसके बाद जो है एडीआर ड्रॉप्स टू 38% आफ्टर टैक्स कंडीशन विथड्रॉल। सो ये हमने देखा था कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशो एक टाइम आया था कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी हद तक सख्ती आ गई थी कि बैंक्स को कहा गया था कि आप अपने जो है एडीआर के लेवल्स को बढ़ाएं, यानी कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, एडवांसेस को बढ़ाएं, जो आप कंपनीज को लोन्स देते हैं उसको ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन अगेन उसके बाद इसको विड्रॉ कर दिया गया था। अब जब विड्रॉ हुआ तो हमने देखा कि एडीआर का जो रेट है वो परसेंटेज वो कम होता जा रहा है, और आईडीआर यानी कि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो बैंक्स का फोकस ज्यादातर अभी तक यही है कि बजाय कंपनीज को पैसे देने के गवर्नमेंट को जो है वो लोन दे दिया जाए, गवर्नमेंट को टी बिल्स या बॉन्ड्स के थ्रू उनको इन्वेस्टमेंट करवा दी जाए, तो उसकी बेस के ऊपर ज्यादा उनका फोकस वहां पे है। सो एडीआर इस वजह से हमारे यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है। फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 1.4 मिलियन टन जो है वो एक्सीड कर गई हैं तकरीबन रिफाइनरीज के लिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव भी कहा जा सकता है, लेकिन आई थिंक ये पॉजिटिव भी एक टाइप का एक सिनेरियो ये है। फर्नेस ऑयल जो है हमारा कंपोनेंट रिफाइनरीज के अंदर, ये एक लॉस मेकिंग होता है बेसिकली, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इससे हट रही है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं इस चीज़ से अपने डिपेंडेंसी कम करके दूसरे चीज़ों के ऊपर जा रही है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपके फर्नेस ऑयल की जो ये जो गैप है, जो लॉस वाला, वो निस्बतन थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी भी पड़ रही है तो ये लॉस जितना ज़्यादा है वो थोड़ा सा आपको हिट भी करता है रिफाइनरीज को। ठीक है, सो इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रही है कि ये अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करेंगे तो ये अगेन फर्नेस ऑयल से थोड़ा बहुत जान इनकी छूट जाएगी, बाकी कंपोनेंट्स जो हैं जो प्रॉफिट वाले होते हैं उस पर ज्यादा फोकस रह सकता है। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टॉक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। बाइक और 3 व्हीलर की जो सेल्स है वो तकरीबन 54% ईयर ऑन ईयर जम कर गई हैं। तो एटलस होंडा आप देख सकते हैं कि ओवरऑल काफी अच्छी कंपनी है। मैंने भी आपको टॉप 25 की रिकमेंडेशन दी थी इस साल की। ये आई थिंक आगे भी इस साल काफी हद तक इसको अच्छा परफॉर्म
करना चाहिए, ऑल्दो ऑटो के सेक्टर के अंदर थोड़े से हमें नेगेटिव सिनेरियो भी नजर आ रहा है। मारी एनर्जी जो है वो तकरीबन उसने 3 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स के अंदर अगेन स्टेक एक्वायर किया है। दिस इज अगेन गुड फॉर मारी, लेकिन अभी तक जो सेल्स प्रॉफिट वाइज नंबर जो नजर आ रहे हैं वो अभी इंक्रीज नहीं कर रहे। ऑलरेडी काफी हद तक डिस्कस कर लिया, बट डिफेंसिव सेक्टर है तो ये थोड़ा सा स्लो ही चलता है। दीवान सीमेंट जो है इसने 6 मेगावाट जो है सोलर सिस्टम कराची फैसिलिटी के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। लास्ट वीक के अंदर हमने इसकी शायद कॉल भी दी थी। अगर आप देखें तो ये कुछ न्यूज से पहले जो है मार्केट, अगर टेक्निकल एनालिसिस आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें तो आपको पहले ही न्यूज आने से पहले पता लग रहा होता है कि यार थोड़ी सी एक्टिविटी चल रही है तो मैं पहले से इसको खरीद के रख सकता हूँ। ठीक है, यूके ने रिमूव पाकिस्तान को फ्रॉम एयर सेफ्टी लिस्ट हटा दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा फैक्टर आया फ्रॉम एयरलाइन पर्सपेक्टिव। हमारा पीआईए के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लाइट्स हमारी रुकी हुई थी जो यूरोप जाने की या यूके जाने की, वो अब थोड़ी सी रिवाइव होंगी, तो अगेन थोड़ी सी सेल्स में इजाफा होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट्स वगैरह में इजाफा होगा। ठीक है, सो ये थे हमारी इस दफ़ा की डेवलपमेंट्स। मैं थोड़ा सा इस दफ़ा जो हमारी रेशो ऑफ द वीक है मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करता हूँ। तो इस दफ़ा हम देखते हैं अर्निंग्स पर शेयर को। सो अर्निंग्स पर शेयर जो है ये एक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी का एक इंडिकेटर होता है, बहुत मशहूर का कंपोनेंट है। अगर फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो इसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपकी नेट इनकम, यानी कि नेट इनकम आपका वो प्रॉफिट होता है जो कि आपके सारे खर्चे निकालने के बाद होता है। सो आपने सेल की, उसके बाद आपने रॉ मटेरियल का खर्चा किया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकला, फिर उसके बाद से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस वो आप निकाल दो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर उसके बाद आपने टैक्स का आपका कॉम्पोनेंट होता है, फिर फाइनेंस चार्जेस होते हैं। ये सारा कुछ निकालने के बाद नेट इनकम आपके पास बचता है। नेट इनकम को आप शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ईपीएस। सो जितना ईपीएस एक कंपनी के लिए ज्यादा होता है उतना ही आपके अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डीजीकेसी के यहाँ पे मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है, और अगर आप यहाँ पे नीचे आए, और ये एक मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगता है, आई थिंक कि ये सबको यूज करना चाहिए। पहली चीज, पेयर कंपैरिजन में जाके हम क्या करते हैं कि सारी जितनी भी सीमेंट की कंपनीज हैं उसका देखते हैं कि एक साल की निस्बत किसका ईपीएस जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे आके ये सबको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा बच सके। नीचे हमारे पास ये सारे इनकी परफॉर्मेंस भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो सो ये एक कंपोनेंट हमारे पास आया, ईपीएस बेसिक ग्रोथ जो है आपकी नजर आ रही है 1 ईयर ग्रोथ। अच्छा, ये कहाँ से करेंगे? एडिड रेशियो में आप जाओगे, मैंने सबको क्लियर ऑल किया था और ग्रोथ रेट में जाके मैंने ये सिलेक्ट किया है, ईपीएस बेसिक 1 ईयर ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप सिलेक्ट कर लें और इसके बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा एसीपीएल, यहाँ पे टॉप पे हमारे पास आ रहा है 274% इसकी परफॉर्मेंस है एक साल की निस्बत। फ्लाइंग 140%, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मेपल लीफ है, दीवान सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट। तो ये आपके पास सारी कंपनीज एक साल की निस्बत जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रही है ईपीएस वाइज, वो आपके सामने नजर आ रही है। जी, बैक टू फराज भाई। इस वीक की अगर जो आपके पास टॉप पिक्स हैं वो डिस्कस कर लें। अच्छा, हमारे टॉप पिक्स पे जाने से पहले 100 इंडेक्स का आउटलुक देख लेते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीक का और डिफरेंट भी है। पहले तो हम कहते रहते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन अभी इस हफ्ते से मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉशियस स्टांस होना चाहिए और करेक्शंस का वेट करना चाहिए, क्योंकि टारगेट्स यहाँ पे हिट हो गए और जो मेरे पॉइंट्स थे बुलिश के तो तीनों अभी तक वैसे ही इंटैक्ट हैं। बेरिश में एक जो गैप वाला था वो स्टिल इंटैक्ट है। जो वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस थी वो डाइल्यूट हो चुकी, लेकिन अब जो आ गई है डेली के ऊपर वॉल्यूम्स बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है। ये इस तरह की कुछ दिखती है कि आपकी इंडेक्स जो है परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स कम होते चले जा रहे हैं। आपका इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है इस टाइम भी और वॉल्यूम्स आपके कम हो रहे हैं। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इसके बाद मार्केट एक करेक्शंस में आ जाती है। लास्ट टाइम ये दिसंबर से लेके जनवरी तक हुआ, जनवरी में हाइज लगे आपके, उसके बाद मार्केट अच्छी खासी 4-4.5 महीने के लिए कंसोलिडेशन साइडवेज हो गई थी और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था सबके लिए। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक हमने 23 और 24 जून को बोल दिया था कि यहाँ से अब ये रैली एक्सपेक्ट करें इंडेक्स पे, और वो हमें नज़र आई। इस टाइम अब ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस है वॉल्यूम्स के ऊपर, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही होती है? इंडेक्स आपका परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो शेयर्स हैं वो अपनी या तो जगह पर हैं या उनके वॉल्यूम्स ड्राई होते चले जा रहे हैं। जब वॉल्यूम्स ड्राई होते हैं तो अगेन फ्रस्ट्रेशन का जो फेज़ होता है वो शुरू हो चुका होता है। अभी भी आप लोग ये देख रहे होंगे कि इंडेक्स ने परफॉर्म किया है, सब शेयर्स ने नहीं किया। और इंडेक्स में मेरे ख्याल में पहले यूबीएल परफॉर्म कर रहा था, फिर उसके बाद एफएफसी ने जाके इन टारगेट्स को हिट करा दिया, लेकिन बाकी जो शेयर्स हैं
या तो वो वहीं के वहीं हैं या उनमें से कोई एक आध दो ने किसी ने डेली बेसिस के ऊपर कोई कैप कर दिया या कोई परफॉर्मेंस दे दी। बाकी जितने भी आपकी कंपनीज़ हैं, चाहे वो ब्लू चिप हों या चाहे सेकंड ईयर थर्ड ईयर हों, वो स्टैगनेंट वही भी अपनी जगह पर हैं या वेट कर रही हैं। अब वेट किस चीज़ का कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो चुका है इस क्वार्टर का। अब ये जो रिज़ल्ट्स के बाद जब जैसे रिज़ल्ट्स आने शुरू होते हैं, प्राइसेस थोड़ी सी नीचे जा रही होती हैं क्योंकि रिज़ल्ट्स की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी स्टॉक्स की प्राइस 10 हो चुकी होती है। अब जब तक रिज़ल्ट्स आपके नहीं आते, रिज़ल्ट्स के बाद थोड़ी सी मार्केट आपकी साइडवेज होने के बाद दोबारा से जो आपके पोर्टफोलियो की जो एडजस्टमेंट होती है, बैलेंसिंग होती है, वो फिर से चेंज होगी। इसलिए ये जो इस टाइम का ये जो टाइम होता है जब आपके सीज़न रिज़ल्ट्स के हों, उस टाइम मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, एकदम से इंडेक्स को ऊपर करने के बाद फिर थोड़ी साइडवेज हो गई। जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे अब यही देखा जाएगा, जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे उनको कुछ अरसे के बाद 10-15 दिन के बाद पोर्टफोलियोज़ में ले लिया जाएगा, डाल दिया जाएगा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और जिनके बुरे आना शुरू हुए, एक्सपेक्टेशंस पे नहीं है, उनको निकाल दिया जाएगा। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग और एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं। सो अब करना क्या है, ऐसे सिनेरियो में अब हमारे पास चार्ट्स के ऊपर 3 बुलिश के पॉइंट्स हैं, 3 बेयरिश के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अब ये दिखा रहा है कि मार्केट को साइडवेज या एक करेक्शन में आ जाना चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल स्टांस ये होना चाहिए कि आप 25% एटलीस्ट कैश पर हो, 25 से 50% कैश पर आ जाएं। जब आपकी मेजर करेक्शन आ जाए तो आप फिर अपने स्टॉक्स को जो आपको पसंद हैं उनके लेवल्स मार्क कर लें, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। क्या ये टॉप है मार्केट का, भी सवाल होगा। नहीं, ये टॉप नहीं है, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होते मार्केट के। उसको दोबारा से एक दफ़ा नीचे आएगी, फिर उसके बाद जाके दोबारा एक दफ़ा इंडेक्स को टेस्ट करेगी या नए हाइज लगाएगी, वो फिर बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मेरे ख़्याल में कैश पर आ जाना चाहिए, यानी कि थोड़े से आप अपने स्टॉक्स जो अच्छे प्रॉफिट्स में हैं या आपके लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हैं, जो आपने स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, लॉन्ग टर्म वाले तो मुझे लगता है हमारा देखेंगे भी नहीं, देखना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि आप लोगों ने तो 5 साल 10 साल की प्रोजेक्शंस के लिए रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप वीकली बेसिस के ऊपर अगर आके इसको सेल कर रहे हैं तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। सो बहरहाल जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मेरे ख़्याल में यहाँ पे मार्केट एक करेक्शन मांग रही है जो आनी चाहिए। उस करेक्शंस के ऊपर आप फिर अच्छे वैल्यू बाइंग कर सकें। तो सिंपल स्टांस रखें। अगर आपके पास ऑलरेडी कैश है तो अच्छी बात है, अगर कैश नहीं है तो 25 से 50% अपना पोर्टफोलियो को कैश पे ले आएँ, और जब मार्केट करेक्शन ले उस 10-15 दिन के बाद या इसी हफ्ते आ जाए, जब भी करेक्शन जोन दोबारा बढ़नी शुरू हो, फिर बाइंग करें। सो फ़िलहाल मेरे ख़्याल में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। हाँ, एक और बात बता दूं, अब जो ब्रेकआउट्स लग रहे होंगे आप लोगों के नए हाइस, वो शायद फॉल्स ब्रेकआउट्स की शक्ल ले लें। एक बात ये है। दूसरी ये बात कि मार्केट अब काफ़ी हद तक ट्रिकी हो जाएगी। ट्रिकी का ये मतलब है कि आपको बहुत ढूंढ के स्टॉक निकालना पड़ेगा जो परफॉर्म करे। सो बेहतर यही है कि कैश पे रहें, और जब दोबारा मार्केट अच्छे से परफॉर्म करना शुरू हो तो फिर वो करें। रिज़ल्ट्स आने दें, ये सारी डस्ट सेटल होने दें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। मेरे ख़्याल में ब्रेक लेना भी ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे अगर 1-2 हफ्ते की ब्रेक ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कैश पे आना भी कोई बुरी बात नहीं है, कैश इज़ अ किंग। अगर मार्केट यहाँ से परफॉर्म कर भी गई, लेट्स से हम गलत हो गए, तो आपको कोई ना कोई स्टॉक बहुत अच्छा मिल जाएगा। मार्केट में डेली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हर रोज़ यही लगता है यार मेरे पास काश और इन्वेस्टमेंट्स होती। ठीक है, तो एहतियात करें, थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखें, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कहाँ पे जाके ये मार्केट सेटल डाउन होती है। उसके बाद फिर करेक्शंस के ऊपर अच्छे स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश करेंगे। जी अमार। जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, इन शॉर्ट वैसे जो फराज भी बता रहे हैं, अब आगे जाके जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगी, या वो कंपनीज जो हैं जिनके पास ट्रिगर्स मौजूद होंगे किसी ना किसी चीज़ की सूरत में, तो उसकी बेस के ऊपर मार्केट्स की परफॉर्मेंस आपको नज़र आएंगी। ये अब वो वाला टाइम पीरियड आपका अब आने लगा है जिसमें हम पहले 6 महीने से बात कर रहे थे कि बाकी सेक्टर्स आपके जो लैग कर रहे थे वो कैचअप करेंगे मार्केट के साथ, और अब वो कैचअप कर चुके हैं। अब सारे तकरीबन आप समझे कि सेक्टर्स ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हुए हैं। बैंक्स ने निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म किया बजट के बाद, उसको इंसेंटिव भी थे थोड़े टैक्स की सूरत में, टेक्सटाइल को भी बेनिफिट्स थे। तो ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया, लेकिन आगे जाके
थोड़ा सा अब आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पिक करनी है, ट्रिगर्स वाइज कंपनीज पिक करनी है, न्यूज किसी में है तो उसकी बेस के ऊपर हम पिक करेंगे, ठीक है जी। फराज भाई, इस वीक के जो टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस करना है। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। सो डू टेक सरमाया.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। हमारे इस वीक के टॉपिक्स मेरे ख्याल में वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। दिखा देता हूँ मैं। एक और चीज़ मुझे याद आई, टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे सबको बता दूँ कि हमारी कम्युनिटी में जो सरमाया अलमनाई की कम्युनिटी है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं और एक और रिकॉर्ड या हिस्ट्री हमने क्रिएट की है एक रात में इतने ज़्यादा प्रॉफ फर्म्स फंडेड अकाउंट्स पे कन्वर्जन की। सही है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये दुनिया में किसी भी कम्युनिटी में नहीं हो रहा होगा जो हमने कर दिया है यहाँ पर। और मैं अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ये देखिएगा, ये एक अकाउंट पास हुआ है। बाय द वे बता दूँ, ये बहुत थोड़े पैसों से आप एक चैलेंज लेते हैं और जिसके ऊपर आपको फंड्स मिल जाते हैं। अगर आपने $100 के चैलेंज लिए हैं, आपको उसके ऊपर 10,000 का फ़ंड मिला और 4% भी आपने 3% भी रिटर्न करना शुरू किया तो $300 से $400 है। अगर यही $100,000 का अकाउंट है तो 3,000 से 4,000 है। जो लोग कहते हैं हमारी फ़ीस ज़्यादा है, अभी मैं उनको बताता हूँ कि ये बहुत कम हम चार्ज कर रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं और जो ये कम्युनिटी कर रही है, ये दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ पे देखते जाएं, ये एक अकाउंट पास है, फिर ये अकाउंट पास है थैंक्स टू लाइक भाई फराज अम्मार, सबका इन्होंने डिस्कशन की हुई है। यहाँ पे एक और हमने बहुत तरीके से बॉटम्स पकड़े थे, उसके ऊपर ये सारे अकाउंट्स पास हुए हैं, ये सारे अकाउंट पास हुए हैं। ये देखें, गिनते जाएं, ये फिर एक और आ गया, ये एक और अकाउंट पास है। यहाँ पे आए, एक और अकाउंट पास हो गया, एक और अकाउंट पास हो गया। मैं कितने दिखाऊं आपको, ये पूरा ये रिकॉर्डिंग जो है 2 घंटे की चली जाएगी। एक और अकाउंट पास हो गया। इन्होंने असली फ़ंड्स के ऊपर $500 बनाए हुए हैं। इन्होंने अगेन कल हमने कॉल दी थी, उसके ऊपर प्रॉफिट्स किए हुए हैं। ये एक और अकाउंट पास है, ये एक और अकाउंट पास है, एक और अकाउंट पास है। यहाँ पे इन्होंने 280% के गेंस किए हुए हैं अगेन क्रिप्टो फंडामेंटल्स के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा, फिर एक और अकाउंट पास है, ये एक और अकाउंट पास है। यहाँ पे 2 स्टेप इन्होंने फेस क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद फराज तेरे जानिसार, वाह माशाल्लाह अच्छा, ये $400 का ये पे आउट आया हुआ है। उसके बाद ये सब मैं एक रात की सक्सेस स्टोरी दिखा रहा हूँ आपको। सेकुलर बुल मार्केट स्ट्रैटेजी, बाय द वे ये स्ट्रैटेजी मेरे रिकॉर्डेड उसमें नहीं है, ये लाइव अलमनाई सेशंस को मैंने अलमनाई कम्युनिटी को लाइव सेशंस में कराई और उसके ऊपर मैंने फिर ये बताया भी कब, किस टाइम, कैसे, कितनी क्या चीज़ ख़रीदनी है और कब तक उसको राइड करना है। ये सब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये एक और अकाउंट पास, एक और अकाउंट पास, एक और अकाउंट पास, एक और अकाउंट पास, ये एक और अकाउंट पास, ये जनाब एक और पास, एक और। ये सब एक रात की स्टोरीज़ आ रही हैं, ये सब 1-2 दिन की स्टोरीज़ हैं। ये फिर पास, ये फिर, और इनको मैंने नहीं कहा कि भाई आके शेयर करो। एक कम्युनिटी में इतने बहुत से लोग हैं जो मुझे पर्सनल डीएम करते हैं, यहाँ पे नहीं बताना चाहते कि यार हमारे उसमें ना। ये $205 का पे आउट, फिर ये चलते जाएं ये पे आउट्स, ये अगेन ये पास है, ये पास है, ये पास है, ये पास है। कितने मैं बताऊँ आप लोगों को, इतने अकाउंट्स पास हुए हैं। ये हिस्ट्री है और मेरे ख़्याल में बहुत जल्द क्या, अब इस टाइम पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 फंडेड ट्रेडर्स में ये कंट्री आ रही है। उसकी रीज़न यहाँ पे आप लोगों को शायद नज़र आ रही हो। ये देखिए जो सरमाया ने कर दिया है ना, ये देखिए, ये देखते जाएं बस। ये पूरा मैं कितना दिखाऊँ, इतना ऊपर तक है। ये सारे अकाउंट्स पास हुए हैं। ये सब एक रात की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, 1 या 2 रातों की। जो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोर्स की फ़ी बहुत ज़्यादा है, बाय द वे हम फ़ी बढ़ाने वाले हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये एक वाहिद दुनिया का प्लेटफॉर्म है या वाहिद मेरी ट्रेनिंग है जो मैं स्टॉक्स के ऊपर भी दे रहा हूँ, जो मैं फॉरेक्स पे भी दे रहा हूँ, कमोडिटी पे भी दे रहा हूँ, जो मैं क्रिप्टो पे भी दे रहा हूँ। मज़े की बात, अब से जो हमारा नया कोर्स एंड कंटेंट आ गया है उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग सेशंस पे सिखाऊंगा। मतलब कोई रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड भी होंगे, उसके साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन पे आके वही ट्रेड्स करके दिखाऊंगा। और बाय द वे कम्युनिटी के में जितने लोग पास हुए इन सब को मैंने ये सिखाया, बताया। अगेन ये वाली स्ट्रैटेजी उसमें रिकॉर्डेड में नहीं थी, ये बहुत प्रीमियम स्ट्रैटेजी, किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। सही है, द रीज़न इज़ कि उसकी वैल्यू इस तरीके से बनती है। अब ये दुनिया में कहीं पे भी काम नहीं हो रहा। बाय द वे जो नया कोर्स का कंटेंट है और वो चीज़ें, उसकी सेपरेट मैं वीडियो करूँगा। अभी की ये जो सक्सेस स्टोरी है ये कहीं नहीं हो रही और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं ये बाहर भी जाके बताएंगे
और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो आप लोग ये समझते हैं ना कि यार बहुत महंगा कोर्स है, ये जो अभी मेरा नया बैच आ रहा है ना, उसमें वो रिज़र्व हो गई हैं, सारी सीट्स अब फुल हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई सीट भी बाकी होगी उसके ऊपर। द रीज़न इज़, ये जो कम्युनिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिनके अकाउंट्स पास हो रहे हैं, यही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं, और हमारे पास अभी हाउसफुल हुआ हुआ है। सो अब जिसने भी अप्लाई करना है, मेरे ख्याल में उनको फिर नेक्स्ट बैच में ही सीट मिलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स पे। बाय द वे, जो नया कोर्स और कंटेंट है वो उसके ऊपर फिर अलग बात करेंगे, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मुझे अभी याद आया, मैंने कहा ये सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, अटक रिफाइनरी के ऊपर आते हैं। ये बहुत अच्छी रैली करता हुआ ऊपर जा रहा था। मेरे ख्याल में इसको नज़र में रखना चाहिए, और जब भी करेक्शंस आती हैं, ये वो एक स्टॉक हो सकता है जो करेक्शंस के बाद परफॉर्म करना शुरू करे। अच्छे लेवल्स इसके अगर सस्टेन नहीं कर पाता ये 670 को, तो फिर देखिएगा 640 के ऊपर, 612 के ऊपर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करें, एंड देन आए करें कि इसकी जो टारगेट्स हैं वो 774 75 को ब्रेक करके ये इन हाइस को भी ब्रेक कर दे। ये जो इसकी इतनी बड़ी कंसोलिडेशन हुई हुई थी 2023 में, 2022 में, इसकी जो ये रैली है ये 775 तक की नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसको परफॉर्म करना चाहिए। और इसके ऊपर जो अब ये जो टारगेट्स इसके हमने आए कर रहे हैं 770s के, इसको ब्रेक किया तो ये फर्दर रैली अपने ऑल टाइम हाइस को जाके टेस्ट करना शुरू कर देगा, मतलब ऑल टाइम हाइज लगाना शुरू कर देगा। सो इस पे नज़र रखनी चाहिए वैल्यू बाइंग्स के लिए। जब भी करेक्शंस आए, इसको एक्यूमुलेट करें, कंसोलिडेट करें। हमारा अटक रिफाइनरी, हम इसके ऊपर बहुत बुलिश रहे हैं पहले भी, और हमने 2-3 दफ़ा इस पर कॉल्स दी और वो सारी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती भी गई हैं। इस दफ़ा आपको लग रहा है इसके पास कुछ ऐसे ट्रिगर हैं कि ये अपने जो इसने दिसंबर के हाइज लगाए थे 2024 के, उसको ब्रेक कर दे और फिर आगे रैली करे? और क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर करेक्शंस आती हैं? क्या ये ब्लू चिप कंपनी मेरे उसमें वॉच लिस्ट में हो, जहाँ पे मैं इसको कंसोलिडेट करना शुरू करूँ? अच्छा, बिल्कुल। इसको इसको डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा रिफाइनरी के सेक्टर को आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर, रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर मैंने एक पूरा सेशन किया था बुल्स एंड बियर्स के अंदर। वो रिकॉर्डिंग मौजूद है सरमाया यूट्यूब के ऊपर। आप लोग वहां पे जाएंगे, प्ले लिस्ट पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा रिफाइनरी सेक्टर, जहां पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एटीआरएल जैसी कंपनीज को अगर आपने पोर्टफोलियो में पिक करना है तो उसके बैक एंड पे क्या क्या हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, नंबर्स वाइज भी बात करते हैं। इसमें कुछ ट्रिगर्स भी हैं, कुछ ट्रिगर्स नहीं हैं, यानी कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस इस टाइम पे हैं। दोनों को वेट इन करके आपको डिसाइड करना चाहिए। वैसे मैं आपको बताता चलूं, आपकी जितनी भी रिफाइनरीज की कंपनीज हैं, ज्यादा जब भी आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जाते हैं, ये परफॉर्म कर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी हद तक इन्होंने कर्जा वगैरह भी लिया होता है, वो भी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी इनकी काफी हद तक चल रही होती है, तो उसमें ईज आउट होता है। टैक्सेशन में भी हल्का फुल्का कोई छूट मिल जाती है। रिसेंटली इनका गवर्नमेंट के साथ एक मसला चल रहा था सेल्स टैक्स के ऊपर। हमने बुल्स एंड बियर्स में काफी ज्यादा हाईलाइट किया था। बल्कि मुझे याद है जब हमने एटीआरएल की कॉल दी थी तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ इनकी बात चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है ये हो जाए। ठीक है, और उसके बेस के ऊपर इन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हमने तकरीबन सारी रिफाइनरी सेक्टर्स में सबको ही मेरे ख्याल से बाय कॉल उस टाइम दी थी, और सबने बेहतरीन परफॉर्म किया था। अभी तक जो है वो सेल्स टैक्स वाला जो एक एलिमेंट है वो नहीं अभी तक सॉल्व हुआ। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव भी, कि गवर्नमेंट ने इसको हाईलाइट नहीं किया। दूसरा, थोड़े से जो है लेवी जो है टैक्स, उसके ऊपर भी लगा दिया गया है, जो आके पेट्रोलियम फर्नेस ऑयल वगैरह के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया गया। तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा टूवर्ड्स रिफाइनरी सेक्टर्स। बाकी नंबर्स को देखा जाए, मैं थोड़ा सा एडवांटेजेस की भी बात करता हूँ, बल्कि एक चार्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज जो है, रेवेन्यू इसके पिछले साल के निस्बत देखा जाए 10.7% डिक्लाइन हुए हैं ऑलरेडी। जो है अगर आप देखें, ऑयल इंटरनेशनली, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें आपके एचएसडी आती है, एमओ आता है, आपका बेसिकली आपके फर्नेस ऑयल वगैरह आते हैं, अगर वो भी देखा जाए वो भी काफी हद तक नीचे जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तकरीबन 2.4% है। ईपीएस इसकी डिक्लाइन हुई है पिछले साल के निस्बत 75%। सो ये ओवरऑल क्यों हो रहा है कि ऑयल की प्राइसेस वगैरह भी नीचे जा रही होती हैं। इनका जो देखने का क्राइटेरिया होता है वो आपका ग्रॉस मार्जिन होता है, जीआरएम जिसको कहते हैं। वो क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये अगेन मैंने उसी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था सेक्टर वाइज के रिफाइनरी सेक्टर को आपने कैसे देखना है। जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होती है उसको आप माइनस करते हैं क्रूड ऑयल के साथ। तो अगर ये रेट ज्यादा है
तो और ये बढ़ता जा रहा है, तो आपको इस सेक्टर के अंदर काफी हद तक फायदा मिलता है। लेकिन अगर ये रेट कम होता जा रहा है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। एक चीज आपको ये बहुत जेब में रखनी पड़ती है, दूसरी आपको इन्वेंट्री गेन्स एंड इन्वेंट्री लॉसेस जेब में रखना है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि अगर आपने एक क्रूड ऑयल, आपने ऑयल ले लिया जिसको आपने रिफाइन करके आगे मार्केटिंग कंपनीज को देना है, अगर वो रेट जो है वो मुसलसल नीचे आता जा रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल का रेट नीचे आता जा रहा है, तो आपको क्या होगा, अगर एक टाइम वन टाइम गेन भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने वो टाइमली ना सेल किया तो तब आपका जो है वो आपको लॉसेस भी आ सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा समझने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आप इन्वेंट्री खरीदते हैं और जब आपने बेचनी होती है, अगर बेचने टाइम जाएंगे तो थोड़ा सा अगर रेट आपको ज्यादा मिल रहा है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिल जाएगा। यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर थोड़ी सी महंगी हो गई हैं आपकी, तो अगेन सस्ता खरीदा, महंगा बेच दिया, थोड़ा सा इन्वेंट्री गेन आ गई। लेकिन यही चीज अगर रिवर्स हो गई, महंगा खरीदा और बाद में सस्ता हो गया, तो आपके इन्वेंट्री लॉसेस भी आते हैं। तो ये चीज आपने जेन में रख के चलना है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन एक जगह पे जीआरएम जो है पिछले 3 महीने से काफी हद तक ऊपर जा रहा है। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। दूसरी बात जो है, इन्वेंट्री लॉसेस भी थोड़े से एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अगर आप पीछे देखें तो रिफाइनरी सेक्टर की वजह से जो है आपके रिफाइनरी सेक्टर की वजह से आपका ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा था उसमें अगर आप देखें, इन क्रूड ऑयल नीचे आया ड्यू टू द फैक्ट कि आप ट्रम्प ने जो है टैरिफ वगैरह लगाए थे, तो ये प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से जो ओवरऑल डिक्लाइन आया था ऑयल के अंदर वो तकरीबन 12% आया था, और आपके जो ऑयल के प्रोडक्ट्स के जो जीआरएम अगर आप देखें वो तकरीबन 10% बढ़ा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो ये एक ग्राफ है जहां पे आपको लोकल रिफाइनरी इंडस्ट्री मंथली जीआरएम को नजर आ रहा है। ये अगेन ब्रोकर सी रिपोर्ट से मैंने उठाया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो पिछले 2-3 महीने के अंदर ये काफी हद तक ये थोड़ा सा इंक्रीज आ चुका है, ये थोड़ा सा एडवांटेज है। और अगर आप सेम इसी चीज को एटीआरएल के साथ कंबाइन करें तो ये दिसंबर में नीचे आ रहा था, आप यहाँ पे भी देखो सिमिलर वे में एटीआरएल दिसंबर में नीचे आया और उसके बाद ये परफॉर्मेंस ऊपर भी हुई। इसी तरीके से अगर उससे पीछे आप देखोगे जहां से ये परफॉर्मेंस हो रही है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो कि सितंबर से लेके जनवरी तक जो पीरियड आपका पूरा चला है, यानी कि दिसंबर तक आप समझ लीजिए 1 महीना डिले डाटा आता है, तो आपका ये जब ऊपर जा रहा है तो रेट उसी तरीके से एटीआरएल भी ऊपर जा रहा है। जी बैक टू फराज भाई। अच्छा हमार इनके इसके बाद जो सेकंड कॉल है, कॉल नहीं है बेसिकली, आप लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। और ये प्रोविजनल है, मतलब चेंज हो सकती है। जो लोग सैयद फराज इक्विटीज़ के क्लाइंट्स हैं वहाँ पे मैं रियल टाइम कॉल्स अबाउट इंडेक्स, अबाउट मार्केट और अबाउट स्टॉक्स के कौन कौन से पिक करने हैं, जब करेक्शन आती है तो क्या करना चाहिए। सो इसको फ़िलहाल वॉच लिस्ट में रखें। DGKC सीमेंट है आपका, ये सिंपल हायर हाइज एंड हाई लोज लगा रहा है, अच्छी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। इसकी फेवर की रिट्रेसमेंट 0.382 की तकरीबन आपकी ये 154 से लेके 160 के रीजन पे आती है। इस टाइम 171 पे ट्रेड कर रहा है और ये कुछ अच्छी कैंडल्स इसकी नहीं बनती हुई नज़र आ रही। सो हो सकता है ये करेक्शन है। और अभी जैसे हम मानने का कि कोल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सो ये करेक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन करेक्शंस पे इस पे देखिएगा, वॉच लिस्ट पे रखें इसको। सो जब यहाँ पर आता है फिर अटेम्प्ट करें। बाकी अमार आप बताइएगा कि यार ये सीमेंट सेक्टर में अच्छी पिक हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। हाँ जी, और ऑलरेडी मैंने डीजीकेसी का बताया था कि ये मेरी टॉप जो सीमेंट की कंपनीज हैं उसमें डीजीकेसी इज़ वन ऑफ द टॉप पिक्स। उसकी रीज़न ये है कि ये साउथ का प्लांट भी है इनका है, नॉर्थ का प्लांट भी है, तो कुछ कंपनीज हैं जिनके दोनों प्लांट्स दोनों रीजन्स में प्लांट्स अवेलेबल हैं। इनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। साउथ प्लांट जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट से काफ़ी हद तक अपनी सेल्स में इजाफा उनका आ रहा है। रेवेन्यू वाइज जहाँ पे हमारा पूरा सीमेंट के सेक्टर की तकरीबन फ्लैट सेल्स रही हैं, इनकी तकरीबन 9.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी हद तक बढ़ गया, 20% तक आ चुका है। ईपीएस जो है इनकी काफ़ी हद तक इंक्रीज है। लास्ट ईयर जो था इसी पिछले एक साल में देखा जाए तो नेगेटिव अर्निंग्स थी, इस साल जो है वो पॉजिटिव अर्निंग्स आई हैं। तकरीबन 117% ईयर ऑन ईयर इसमें एक्सपोर्ट है। लोकल सेल्स जो है तकरीबन थोड़ी सी 21% डिक्लाइन हुई है, पूरे सेक्टर की तकरीबन इस तरह से चल रही है। अच्छा, इंडस्ट्री वाइज थोड़ा सा देखा जाए, जो एक मैट्रिक होता है आपका सीमेंट के अंदर, वो ईवी पर टन के हिसाब से इसको देखा जाता है। और इस टाइम पे जो इसका डीजीकेसी का है वो काफी सस्ता अवेलेबल है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज 37 के ऊपर अवेलेबल है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री जिसका 49 पे है। और पीई जो है प्राइस अर्निंग्स इसकी भी काफी हद तक नीचे है। दूसरा इसके अंदर एक और ट्रिगर है कि ये अगेन निषाद ग्रुप, ये सारा मंशा का ग्रुप है। सो उसके अंदर जो इनकी ये डीजीकेसी के अंदर
बाकी अदर इनकम जो आ रही होती है वो आपके निशात मिल से आ रही होती है, निशात चुनिया से आ रही होती है और एमसीबी बैंक से भी आ रही होती है। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर भी रहे हैं और आगे उनका भी सिनेरियो काफ़ी हद तक बेहतर है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डीजीकेसी पे लाजमी आएगा। चले अमार, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद एक और पिक हमारी है बैंक ऑफ पंजाब, कि अगर आप लोगों को याद हो इसी शो में हमने हाईलाइट किया था इसको 5.5-6 रुपये पे, और आज ये 13.63 पे ट्रेड कर रहा है। इस टाइम हमार ये इसकी जो मार्च का हाई था उसको जाके टेस्ट किया। ये एक डबल बॉटम की शक्ल है, डबल टॉप की शक्ल है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं थी इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो ये हो सकता है ये आगे जाके आपकी इस फॉर्मेशन को ये कप एंड हैंडल की तरह की ले ले, ठीक है। अब चूंकि ये हम एक करेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि इस पे अगर आपको वैल्यू बाइंग मिलती है, लेट्स से 11.5 रुपये पे, 11 रुपये पे ये आ जाता है कहीं पे, या इवन 12 पे भी आ जाता है, जिनको जमा करना आता है ना, कंसोलिडेट करना आता है, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करनी आती है, अगर इन लेवल्स पर कहीं आता है तो इसको एक्यूमुलेट करें और एक्सपेक्ट करें कि ये आने वाले टाइम पे जाके ये 13.6863 को भी ब्रेक करे। और फिर ये जो इसकी अगली प्रोजेक्शंस आती हैं वो सिंपल इस क्लोन के थ्रू आप बना सकते हैं कि जब भी ये ब्रेक करेगा तो ABCD की करेक्शन हम कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17.31 को जाके टेस्ट करे। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जब भी ये नीचे आए कंसोलिडेट करें फिर इसको इंतज़ार करें तो, और एक्सपेक्ट करें कि ये अभी अपनी रैली आगे जाके कंटिन्यू करेगा। हमारा बैंक ऑफ पंजाब बाकी बैंक्स की निस्बत मुझे लगता है कि अभी तक भी लैग कर रहा है, और इसने बाकी पूरे बैंकिंग सेक्टर ने अपने ऑल टाइम हाईज़ को भी जाके देखा है, लेकिन इसने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को नहीं देखा। और जो इसका 2014 और 15 के हाईज़ थे वो मेरे ख़्याल में यहाँ पे 2016 के जो हाई थे वो मेरे ख़्याल में 20 रुपये के थे, अगर मैं देखूँ, मैं मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 20-22 रुपये के इसके हाई थे, वो अभी चार्ट के ऊपर नहीं आ रहे। लेकिन आपको लगता है कि इसमें इस पोटेंशियल है कि ये अपने ऑल टाइम हाईज़ को जाके टेस्ट करे? अच्छा, इसके अंदर पोटेंशियल तो है कि ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। हमने इसकी पहले भी बुल्स एंड बीयर्स के ऊपर कॉल दी थी। उसके अगर आप देखें तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि इनको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वहां पे इन्होंने शो किया था अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तो उसकी बेस के ऊपर जो है इनकी बड़ी तेजी से स्टॉक ने परफॉर्म किया। वैसे वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो ये अभी भी काफी हद तक सस्ता है, बाकी बैंकिंग सेक्टर ने तकरीबन परफॉर्म कर लिया है, इसने निस्बतन परफॉर्म नहीं किया। और इसकी रीजन थोड़ी सी ये है कि जो बैलेंस शीट इसकी है ओवरऑल एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स वो थोड़ी सी वीक है। बाकी बैंक्स ही काफी हद तक स्ट्रांग है, जिसमें आपकी यूबीएल आ गया, मिजान बैंक आ गया, आपका नेशनल बैंक आ गया, इनके काफी हद तक इंप्रूव कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म भी इसी वजह से कर रहे हैं। अच्छा, अगर वैसे नंबर वाइज थोड़ा सा जो है अगर इसकी इंप्रूवमेंट आई है और लास्ट टाइम भी आई थी, जिसकी वजह से इसने परफॉर्मेंस दी। रेवेन्यू अगर इसका पिछले साल की निस्बत देखा जाए तकरीबन 28% इसने इंक्रीज किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये भी काफी हद तक इनकी तकरीबन 75% ईयर ऑन ईयर इनकी इंक्रीज किया है, लेकिन अर्निंग्स पर शेयर जो है तकरीबन इनका 13% इंक्रीज किया। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि बीच में गैप काफी ज्यादा है, इसमें इनको टैक्सेशन भी थोड़ी सी ज्यादा लगी, आपका इंटरेस्ट जो एक्सपेंस वगैरह थोड़े से ज्यादा खर्चे वगैरह भी हुए, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा मसला आया था। बाकी ओवरऑल इस टाइम पे जो आपकी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं वो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेटेड है बैंक्स की वो तकरीबन 3% तक रहेगी। ओवरऑल अगर आप देखें प्राइस अर्निंग बैंक्स का टोटल 6.9 है, डिविडेंड यील्ड तकरीबन 7% चल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन सबकी 19% है। इस बैंक की बैंक ऑफ पंजाब की तकरीबन प्राइस अर्निंग तकरीबन इस टाइम पे 3.2 है। अगर बाकियों को देखा जाए तो तकरीबन उनकी 4 to 5 चल रही है। रिटर्न जो आपका डिविडेंड यील्ड है इसकी बैंक ऑफ पंजाब की ये भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, 16% एक्सपेक्टेड है। आगे भी कहा जा रहा है कि 19-20 तक भी जा सकती है, तो उसकी बेस के ऊपर भी थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस बनती है। वैसे ओवरऑल देखा जाए जो कासा एक रेट होता है जिसमें करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो रेशियो होती है, इसकी बैंक ऑफ पंजाब की काफी हद तक कम है, 61% है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स जिनकी तकरीबन 83% है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जितने ज्यादा करंट अकाउंट्स होते हैं उतना ही आपकी बेहतर बैंक्स जो है वो ज्यादा परफॉर्म भी बेहतर कर लेते हैं। एनआईएम जो है जिसका आपका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है मार्जिन जो है वो तकरीबन का 2% है एज कम्पेयर टू जो पूरे बाकी बैंक्स हैं तकरीबन का 5% है। सो ये चीज अगर आप सारी चीजों को मद्देनजर रख के देखें, सो ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ी 2-3 चीजें इसकी लैग करी हैं, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं। डिपॉजिट ग्रोथ जो लास्ट एक कंपोनेंट है वो तकरीबन इसका 12% इंक्रीज किया है।
तो ये कुछ यहाँ पे सिनेरियो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक फराज में स्क्रीन थोड़ा सा मैं शेयर करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर भी लेके आता हूँ। सो लेट्स चेक यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब, ये है हमारे पास। अच्छा, एक चीज जो सरमाया के ऊपर हमने ऐड किया है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि बैंक्स वाइज और इंश्योरेंस कंपनीज वाइज हमने यहाँ पे रेशियोज को डिफरेंट कर दिया। रेशियो से मतलब यह है कि ओवरऑल रेवेन्यू, बैंक्स में रेवेन्यू को नहीं देखा जाता, इंटरेस्ट इनकम को देखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 2022 से 2023 इसका बेहतरीन इंटरेस्ट इनकम बढ़ा, और उसके बाद जो है अभी पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा निस्बतन बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें, जिसको मैं भी आपको बात कर रहा था, नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे इसका काफी हद तक बढ़ा है। सो टीटीएम की बेस पे वैसे देखा जाए तो ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा निस्बतन आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जितना रेवेन्यू ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम नजर आ रहा है उससे ज्यादा आपको नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ये सारी जो रेशियोज हैं जो बैंक में ज्यादातर यूज होती हैं, जैसे नॉन इंटरेस्ट इनकम, ये भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद सारी आपकी चीजें निकालने के बाद नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये एक बहुत मजेदार आपको ओवरऑल सिनेरियो मिल गया जिसमें बैंक्स की जो रेशियोज हैं, जो कि मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी इसको यूज कर रही है। यहाँ पे हमने सारा सरमाया के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ऐड इन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम डीजीकेसी में भी देख लेते हैं, डीजीकेसी के जैसे मैंने आपको नंबर्स बताए, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो लास्ट ईयर का आप देखें, नेट इनकम काफी हद तक कम थी, तकरीबन 620 मिलियन आपकी या नेट इनकम थी, और ये बढ़ती बढ़ती आप देख सकते हो कि कम से कम 8 गुना ये ज्यादा बढ़ी है। तो ये आपके पास फैक्टर्स हैं जिनको आप बड़े आराम से इजी हो के आप देख सकते हो। इनकम स्टेटमेंट खोलें, बैलेंस शीट खोलें, कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलें, और एक अच्छा आपको पिक्चर मिल जाएगी कि ओवरऑल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जी, बैक टू फराज भाई। हमारी आपके पोर्टल ने, सरमाया ने तो ये ज़िंदगी आसान कर दी है। मेरे ख्याल में 2 मिनट के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत जबरदस्त काम किया है बैक एंड पे हमारी सरमाया आईटी टीम ने भी, लई भाई ने भी बहुत मेहनत लगी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है सामने, आई डोंट थिंक सो मैंने इस तरह से कोई किसी और जगह पे इतना खूबसूरत और एक ही पेज पे सारे इतने जबरदस्त फीचर्स देखे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, हमारे नेक्स्ट पिक की तरफ चलते हैं, और अगेन ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए करेक्शंस पे, या इसको कंसोलिडेट करें, वो है ट्रीट। ये बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। इसने बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ना यहाँ पे इसको सस्टेन करना शुरू कर दिया था, और अभी उससे दोबारा नीचे आया हुआ है। मेरे ख्याल में ये जब भी आपको करेक्शंस में मिले इसको अटेम्प्ट करें। इसके जो टारगेट्स पूरे होते हैं, जो कंप्लीट होंगे आगे जाके, वो 29-30 के हैं। सो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए कंसोलिडेशन में। जब भी अगर आप किसी को अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं, तो ये भी फिर होना चाहिए कि जब भी इसमें करेक्शंस आएँ इसको भी अटेम्प्ट करें, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करें कि अच्छी आपको स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से 29 तक की दे सकता है। अगर ये करेक्शंस 22 या 21 तक की आती हैं, 21 से 29, अगेन ये टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते की ये ट्रेड है कि 21 पे आए और फिर आप नेक्स्ट फ्राइडे आके कह रहे हो तो 29 नहीं हुआ। सही है। तो जब भी ये नीचे आए बाय करें और फिर इंतज़ार करें। और अगर ये ट्रेड नहीं लेनी और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है, तो ये नहीं कहिएगा आके कि यार आपने फंडामेंटली को अच्छा स्टॉक नहीं बताया। बाय द वे फंडामेंटल्स के एक्सपर्ट हमारा आप बताएंगे कि यार क्या इसमें कुछ ऐसी कैटलिस्ट हैं जो ये 29 तक ले जाएं। अच्छा, ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस वाइज आपने बिल्कुल सही कहा, ये थोड़ी सी वीक कंपनी है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिगर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। दूसरी, मुझे याद है कि अगेन ट्रीट के ऊपर भी हमने बुल्स एंड बियर्स पे एक दफा पहले भी कॉल दी थी, और उस टाइम भी मैंने कुछ ट्रिगर्स बताए थे। हम थोड़ा सा उसको आज रिपीट भी करते हैं। पहली चीज, रेवेन्यू इंक्रीज किया पिछले साल से निस्बत तकरीबन 5% इसमें इंक्रीज नजर आया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं। ये डीप लेवरेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत हद तक जो है इनके जो कर्जा है वो आहिस्ता आहिस्ता ये कम कर रहे हैं। मैं आपको सरमाया के वेबसाइट पे भी वहां पे जाके दिखाता हूँ। ईपीएस जो है, अगर आप देखें पिछले साल की निस्बत, ये पिछला साल लॉस में चल रही थी, अब ये अगेन प्रॉफिट में आ गई है। पिछला क्वार्टर अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ये तकरीबन रेवेन्यू इसका 12% डिक्रीज किया है, लेकिन अर्निंग्स तकरीबन डबल हुई हैं। ठीक है, अब डबल आप ये ना जेन में रखिएगा कि डबल होना बहुत एक अच्छी चीज है। तकरीबन ईपीएस इसकी 0.2 थी, अब वो 0.4 पे आ गई, तो अभी भी काफी हद तक कम है, लेकिन अगेन ये इंप्रूव करें, विच इज अ गुड थिंग। दूसरी चीज, इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है रेनाकोन फार्मा के नाम से। तकरीबन इनकी जो होल्डिंग है उसमें 58.16% है। इन्होंने एक हेमो डायलिसिस सोल्यूशन, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है।
इन फैसलाबाद जो कि तकरीबन जनवरी 2025 में कंप्लीट हुई है। और मैनेजमेंट जो है तकरीबन ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इनकी तकरीबन यहाँ से स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट होगी टुवर्ड्स यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां से भी आ सकता है, यानी कि दूसरी एंड से दूसरी सब्सिडरी कंपनीज थोड़ा सा परफॉर्म करेंगी तो ये तब भी काफी तक बेहतरी नजर आएगी। दूसरी जो है इनकी बैटरी ट्रीट बैटरी के भी एक शेयर मौजूद है ऑन स्टॉक मार्केट। और दूसरी चीज ये है कि बैटरी सेगमेंट ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी भी डिमांड क्रिएट होगी। एक तो चीज ऑटो के सेल्स ज्यादा बढ़ेंगी तो इसकी डिमांड क्रिएट होगी। दूसरी चीज जो अभी आजकल न्यूज भी चल रही है कि सोलर मीटरिंग जो है, नेट मीटरिंग, ये थोड़ा सा अगर इसमें चेंजेस आती हैं, जो कि चेंजेस ये है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इससे डिपेंडेंसी निस्बतन अपनी कम करेगी, और जब कम करेगी तो अगेन लोग जो है डाइवर्ट होंगे टुवर्ड्स हाइब्रिड सिस्टम। और हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपकी बैटरीज वगैरह ज्यादा यूज होती है। यहाँ पे जो ट्रीट बैटरी का जो मार्जिन है, जो बाकी बैटरीज की जितनी हमारे यहाँ पे कंपनीज अवेलेबल हैं, तो इनका जो मार्जिन है 19% है। एटलस का देखा जाए तो तकरीबन 12.4% है। एक्साइड का देखा जाए तो तकरीबन 11.2% है। सो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी। दूसरा एक चीज लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने एक दुबई के अंदर अपना एक यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराई हुई है और यहाँ पे एक वेयर हाउसिंग की कैपेबिलिटीज स्टार्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो हम यहाँ पे थोड़ा सा अपनी चीजों को मेंटेन करें। ये जो चीज है अगेन इनके लिए काफी हद तक बेहतर हो सकती है कि ये अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स अफ्रीका, टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, तो ये इनको यहाँ पे इंसेंटिव मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको नजर आ रही है जिसकी वजह से आई थिंक इसमें ट्रिगर कुछ रहेगा। बाकी मैं अगेन इसको सरमाया की वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ट्रीट में अगर आपने कंपनी को देखना है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो सिंपल आप नीचे आए। मुझे ये चार्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, मार्जिन वाइज देखा जाए तो बहुत ही कम मार्जिन है। ये पिछले साल इसकी तकरीबन नेट इनकम माइनस में थी, -131। अब जो है वो तकरीबन 295 मिलियन, अब थोड़ा सा ये प्रॉफिट में आ गए हैं। अगर आप नीचे थोड़ा सा आओगे, सो यहाँ पे अगर आप आके देखें तो तकरीबन ये नेट जो इनकी ईपीएस है वो इस टाइम पे 0.8 0.9, जो मैं अभी आपको बात कर रहा था। पिछले साल जो था ये नेगेटिव 0.6 थी, तो काफी हद तक कम थी। लेकिन अगर अच्छा यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ये डीलेवरेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेब्ट टू इक्विटी ये आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा कैश इनको आ रहा है, ये साथ साथ अपना कर्जे को निस्बतन कम कर रहे हैं। तो सिंपल देखें कितना मजेदार चार्ट है। आप सिंपल यहाँ पे आए, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप रेशियोज वाइज देखना चाहते हो, रेशियो वाइज यहाँ पे आए, नेट मार्जिन को देख लें, निस्बतन काफी हद तक इसका कम है। ग्रॉस मार्जिन पहले देख लेते हैं। सो जो आपका ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे, ईबिटा मार्जिन यहाँ पे नजर आ रहा है, 10% ईबिटा मार्जिन आपका। फिर उसके बाद जो है आपका ग्रॉस इनकम मार्जिन तकरीबन 25% है। और फिर इसके बाद जो लास्ट हमारा नेट इनकम मार्जिन देखें, ये काफी हद तक कम है। ये ओवरऑल इनका ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। जी बैक टू फराज भाई। हमारी ये टॉपिक्स थी जो वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। जब भी कोई करेक्शंस आएँ तो उस टाइम अटेम्प्ट करें। उसके अलावा मैं SFEL क्लाइंट्स को सैयद फराज इक्विटीज़ पे जो भी हैं उनको मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। जो भी मार्केट की सिचुएशंस बनती रहेंगी या जो हमारे शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हमें जो नज़र आएंगे उस टाइम। डोंट स्किप द एड। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। सो डू टेक सरमाया.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। ग्लोबल मार्केट्स पे हमारा पाउंड USD का चार्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले पाउंड USD को देख लेते हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से नीचे आएगा डेली टाइम फ्रेम पे, और हम उस टाइम से ही 1.3650 से यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अब एक साइकिल नीचे को बनेगी, जो कि बन गई है। और 1 आवर के ऊपर इसने बहुत अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस बनाने के बाद अब अपना लोअर हाई ऑलमोस्ट ब्रेक करने जा रहा है। तो ये जब भी 1.34475 को ब्रेक करे, एक्सपेक्ट करें कि 1.35315 तक जाए। बहुत अच्छी ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे होगी RSI पर। और पहले हम ये कर रहे थे, हम यहाँ से ऊपर से इसको शॉर्ट करते हुए आ रहे थे। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से इसको लॉन्ग करना चाहिए और एक अच्छा बाउंस लोअर हाई के लिए बनाए, फिर शायद दोबारा नीचे आए। हमारे टेक्निकल्स के ऊपर मेरा स्टांस तो चेंज हो गया है। पहले हम पाउंड USD को शॉर्ट कर रहे थे और आपने भी हमें सजेस्ट किया था। अब
पाउंड यूएसडी को लॉन्ग करें, इसका ये मतलब है कि पाउंड को ख़रीदना चाहिए और यूएस डॉलर को सेल करना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर यहाँ से बाउंस नज़र आ रहा है। क्या फंडामेंटल्स के ऊपर अभी कोई पाउंड का ऐसा डेटा आया है कि इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर हो और ये बढ़ना शुरू हो जाए? बिल्कुल, बल्कि मैं एक काम ये करूँगा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि ओवरऑल मैंने जो इस वीक के अंदर जो अमार कॉल्स मेरी अगेन ये जो मेरे फॉरेक्स फंडामेंटल्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यहाँ पे कॉल्स शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने रिसेंटली एक यहाँ पे सजेस्ट भी किया था कि आई थिंक ट्यूसडे वाले दिन था, ट्यूसडे था या वेडनेसडे था, जिसमें लंदन सेशन के अंदर आपका जो पाउंड की ओवरऑल सीपीआई का डाटा आया था वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग आया था और हायर देन एक्सपेक्टेड था। और उसके अलावा जो था एक दिन पहले आपका जो यूएस का जो सीपीआई का डाटा था वो थोड़ा सा निस्बतन ज्यादा आया, जिसकी वजह से आपने देखा कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट उस दिन थोड़ी सी नीचे भी गई, डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग भी हुआ था। मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी और उसकी बेस पे जो मेरी सजेशन थी वो यही थी कि पाउंड जो है अगर आप एयूडी के साथ थोड़ा सा उसको मिला के चलेंगे तो पाउंड एयूडी जो है वो काफी हद तक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और ये काफी हद तक वहां पे इसकी परफॉर्मेंस भी हुई। काफी जो स्टूडेंट्स इस चीज को समझते हैं उन्होंने फौरी तौर पे इसको हाईलाइट भी किया। जो लास्ट वीक हमने कहा भी था कि पाउंड यूएसडी नीचे आएगा, लेकिन क्या हुआ कि जब आपके ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई का डाटा अच्छा आ गया तो आपको फौरी तौर पे अगर आप स्टांस चेंज कर सकते हैं तो यू कैन चेंज द स्टांस। ठीक है, नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड जो मेरा नेक्स्ट वीक के अंदर मेरा जो कंसेंसस होगा वो ये होगा कि पाउंड मुझे स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन आई थिंक मैं डॉलर के साथ उसको लिंक नहीं करूंगा इस टाइम पे। डॉलर वैसे वीक नजर भी आ रहा है मुझे, लेकिन आई थिंक ज्यादा अच्छा पेयर जो बनेगा वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ इसका बनेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है वो आपका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वाला पीरियड बनता है अकॉर्डिंग टू सीजनल्स। अगर नैस्डैक वगैरह थोड़ी सी नीचे भी आती है, अभी आप डिस्कस भी उसको शायद करेंगे आगे, नैस्डैक अगर नीचे आती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा सा नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, न्यूजीलैंड डॉलर थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, पाउंड मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है सीजनल्स की बेस के ऊपर भी और टेक्निकल्स की जो आपके फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर भी। सो आई थिंक पाउंड एयूडी कुड बी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ज्यादा अच्छी पिक। चलें, बहरहाल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है कि हम क्या बातें कर रहे हैं और पाउंड को वो देख लेंगे किस पेयर के अगेंस्ट वो करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आप लोग मुझे और अमार को बुल्स एंड बेयर्स में देखते हैं और हम अपना पूरी अब एनालिसिस कर रहे होते हैं एक हफ़्ते की। ये हमारा ना 5% भी नहीं है जो हम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे कर रहे हैं, जो अमान ने, जो हम अपने अलुमनाई के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो अमान ने अभी दिखाया। मैं भी अगेन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कि अब मैं अभी गोल्ड के ऊपर बात करने आ रहा था। तो कल हमने क्या किया कि सारे बैठे हुए थे, हम सारे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने लिखा कि गोल्ड एट परफेक्ट सपोर्ट 13 के ऊपर, और ये मैंने चार्ट शेयर किया कि ये सपोर्ट जोन है। और इस टाइम उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर गोल्ड को देखा कि वहाँ से वो वहीं से बढ़ना शुरू हुआ और इस टाइम वो बढ़ के कहाँ पहुँच चुका है। यहाँ पे कॉल थी और उसकी रीज़न, सारी टेक्निकल्स जो रीज़न थी यहाँ पे चार्ट पे मैं बताता जा रहा हूँ। फिर हम ये भी बता रहे हैं कि इतना रिस्क लो और ये स्टॉप लॉस रखें। जैसे ही बढ़ा हमने स्टॉप लॉस नीचे करवा दिया, ब्रेक इवन करवा दिया, रिस्क हमने जो है वो बिल्कुल ब्रेक इवन कर दिया, यानी कि कोई रिस्क नहीं। और 3 टाइम्स के ऊपर जाके हमने इसका रिवॉर्ड रखवाया और उसी सुबह के टाइम आज 33.47, फिर मैं पूछ भी रहा हूँ मज़ा आया इस ट्रेड का। तो और उसके बाद फिर आप ये देखिएगा कि हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ चल रहा है। एंडलेस थैंक्स टू फराज भाई फॉर द एब्सोल्यूट परफेक्ट कॉल। उसके बाद नो बडी अंडरस्टैंड द मार्केट्स लाइक यू डू बट बियॉन्ड योर अनमैच्ड स्किल्स। सो ये जो हम कर रहे हैं, अमार और मैं, ये हम लोग तो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं कम्युनिटी में। सो अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग का शौक़ है या आपको इन्वेस्टमेंट तरीके से करनी है या आपको भी एनालिसिस करने का शौक़ है, सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप हमारे स्टूडेंट बनेंगे, अगेन उसका वाइवा होगा, पास होंगे, फिर आप इस क्लास में पहुँचेंगे, इस कैटेगरी में पहुँचेंगे कि हमारे साथ बैठ के आप काम करें। सो चलें, आ जाएं, गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। और बाय द वे हमारे सेशंस एक चीज यहाँ पे भी दिखा दें, मेरी अमार कॉल्स भी आपने यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ये भी इसको दिखाएं। अच्छा, मैं दोनों मैजिक हो रहे होते हैं। स्टूडेंट ऐसे हैं फंडामेंटल्स के साथ जो आपके टेक्निकल्स को अगर आप कंबाइन कर दें ना तो काफी मजेदार आपकी ओवरऑल काफी अच्छी आपकी पिक्स बन जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहाँ पे जो लास्ट वीक के अंदर भी आप देखोगे तो मैंने सारे मेटल्स के ऊपर बाय कॉल दी थी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ऑल मेटल्स बाय, ठीक है, और मैंने रिट्रेसमेंट पे कहा कि ये आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, इससे थोड़ा सा लास्ट वीक पे जाइएगा
वहां पे मैंने सिल्वर को खास तौर पे कहा हुआ था कि आप इसको बाय करोगे तो आपको बड़ा अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर और ऊपर जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिल्वर प्लैटिनम ये मैंने काफी हद तक बाय कहा हुआ था, कॉपर को बाय कहा हुआ था। अगर आप चार्ट्स में जरा दिखाएं, सिल्वर की जरा परफॉर्मेंस दिखाएं, और ये एक महीने के अंदर में चार्ट्स में आप दिखाइएगा, और अपने अपने चार्ट्स पे ले जाएं। तो ये सिल्वर की परफॉर्मेंस इस टाइम पे भी चल रही है, कॉपर के ऊपर लिटरली जो आपका ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। मतलब आप सोचोगे यार ये एक पहले से आपको कैसे पता लग सकता है। मैं देख रहा हूँ कि बैक एंड पे जो सीओटी रिपोर्ट है उसके अंदर काफी हद तक आपको अच्छे बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई। फिर उसके बाद जो है कॉपर के अंदर भी मुझे लगा कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा, उसने भी बेहतरीन परफॉर्म किया। तो ये है अगेन फंडामेंटल्स को आप टेक्निकल्स के साथ लगाएं, आप सीजनल्स के साथ लगाएं, बहुत मजेदार किस्म को आपको ट्रेड्स मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही अमार, और मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं और फॉलो कर रहे होते हैं, वो यही समझते हैं कि सिर्फ बुल्स एंड बेयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी हमारी बहुत अच्छी सक्सेस रेट है और अभी तक कोई करीब भी नहीं आता, बीट भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख बहुत शुक्र है। और क्या कहते हैं, और मज़े की बात, ये वाहिद शो है जिसके ऊपर आपको सारी कॉल्स मिल रही हैं। PSX की भी बहुत डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। आपको हमारे 10 मिनट पीछे ड्राइव पिंडी है और यहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहा था और हम यहाँ पे बाय कॉल करवा रहे थे, सही है। सो ये लेवल आप लोगों को कहीं और नहीं मिलता होगा। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, क्रिप्टो के ऊपर भी हम लोग बहुत ज़्यादा ये तीनों मार्केट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा खैर, आ जाते हैं दोबारा गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड पे स्टिल हमारा स्टांस बुलिश है। लास्ट वीक से जो हमें कोई फॉलो कर रहे हैं, लास्ट 2 वीक से, सो हम लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट की थी 3280s वाले रीजन में, और हमने पहला टारगेट हमारा 3365 का था जो हिट हो गया। उसके बाद ही मैंने कहा था कि अगर कोई स्टिल इसको लॉन्ग करना चाहता है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करें, यानी कि अपनी 3280s वाले जोन पे स्टॉप लॉस रख के आए करें आप कि ये 3450s के अपने जो हाइज़ हैं उसके करीब ज़रूर जाएगा या उसको जाके टेस्ट करेगा। सो अभी तक वो ट्रेड इंटैक्ट है। और इस वीक के लिए अगेन फिर से वही बात है कि जब भी नीचे आए रिट्रेसमेंट के ऊपर, जैसे अभी हम बता रहे थे या मैं बता रहा हूँ कि जब भी नीचे आता है, इस दफ़ा मुझे लगता है कि ये वाली जो अब आपकी सपोर्ट जोन बन रही है, सिंपल आपकी ये एक 4 आवर के ऊपर एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल, असेंडिंग पैरेलल चैनल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये जब भी नीचे आता है करेक्शंस लेती हैं। अब 3325 और 3320 ये रीजन होना चाहिए, और यहाँ से आप एक्सपेक्ट करें कि ये हायर लो बनाने आएगा और फिर ये दोबारा ऊपर को चलना शुरू हो जाए। सो ओवरऑल गोल्ड स्टिल बुलिश, बाय ऑन डिप वाली आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छे सपोर्ट पे ख़रीदें, लेवरेज को कंट्रोल में करें और इस तरीके से आप आगे चलें। अच्छा, हमारे गोल्ड पे भी आपका सेम स्टांस है, मेटल्स रिट्रेसमेंट पे बाय करना है अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं, क्रिप्टो पे आ जाते हैं। इथेरियम USDT बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और इस टाइम इसके ऊपर 1 आवर पे आई थिंक डाइवर्जेंस आ गई है। तो जब भी ये करेक्शंस ले अगेन बाय करें, और इस टाइम मुझे लगता है कि थोड़ी बड़ी मेजर करेक्शंस ड्यू हैं इस पर भी, और वो तकरीबन आपकी अगर 0.382 पर आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाय द वे जो इसके टारगेट्स अब जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 3750 और 4000 की है, उनको टेस्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट आती है या जनरली आती है रिट्रेसमेंट, कहीं पे आपको ये 3400 पे दोबारा मिलता है, फिर एक्सपेक्ट करें और आए करें कि अब अगला टारगेट इसका 4000 का होना चाहिए। और ये जो अभी थोड़ी बहुत जो डाइवर्जेंस इन पे आना शुरू हुई है, ये जब डाइल्यूट होंगी तो फिर ये फर्दर रैली करेगा। अभी इसका टॉप डिफाइन नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से BTC USDT, हाँ जी, BTC USDT की एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि ये हमारे जो साइक्लिक बिहेवियर के ऊपर जो मेरे परफेक्ट एनालिसिस चले हैं और अभी तक उसी पे चल रहे हैं। सो मेरे ख़्याल में इसकी साइकिल पे अब यानी कि ये लास्ट वेव है जो हमने दिसंबर 2025 में बताया था, वो भी मैं रिव्यू करवाऊंगा आप लोगों को। अभी मेरी वो प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, वो मोस्ट लाइकली मैं नेक्स्ट वीक इसके ऊपर मैं बात करूँगा। बाय द वे इसके ऊपर प्रॉपर एक हमारा सेशन अलमनाई का है, जो लोग देख रहे हैं वो इस पर आ सकते हैं। संडे को रात 8 बजे अलमनाई का सेशन है और वो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि रिवर्सल्स कब आएंगे आपके मार्केट पे और कैसे आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है कि जहाँ पे मैंने बताया कि कब टॉप लगेगा इन चीज़ों का और कब एग्ज़िट होगा। सो आज मैं उसकी इंशाल्लाह तैयारी करूँगा। संडे को अलमनाई को मिलेगा, ज़ाहिर है ये लोग पहले जो है वो
क्या कहते हैं डिज़र्व करते हैं। उसके बाद फिर ये यूट्यूब पे आएगा नेक्स्ट वीक, तैयारी करके इंशाल्लाह आप लोगों को उसको भी दिखाऊंगा। बाय द वे स्टिल बुलिश है BTC USDT, इसको आए हम कर रहे हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं वो 145 146 के हैं, और ये मेरे ख़्याल में 1-2 महीने के अंदर इसको वहाँ तक जाना चाहिए। अगर नहीं जाता तो फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो जहाँ पे इसको बाय करके हम वहाँ तक का आय कर सकें। बाय द वे साइक्लिक बिहेवियर इसका पूरा होने वाला है, सो थोड़ी सी ना अब ये लास्ट लेग हो सकती है, और टारगेट्स अभी इसके वो हैं। बहरहाल अभी टॉप डिफाइन नहीं हुआ, सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी भी रखें, सिंपल रखें। जब भी नीचे आए, करेक्शंस में आए, इसको बाय करें और एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा बढ़ेगा। सो ओवरऑल ये है हमारे एक बस NAS 100 रह गया नैसडेक का, उसके ऊपर 4 आवर के ऊपर ये एक और अगेन असेंडिंग पैरेलल चैनल बना हुआ है, और लास्ट वीक से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, अच्छी करेक्शन मिले तो फिर मैं इसको बाय करूँ। सो मैं इस टाइम इसमें हाथ नहीं डालूंगा, बाय नहीं करूँगा। मेरा इंतज़ार, मैं वेट करूँगा कि जब भी अच्छी करेक्शन ले तो मैं फिर बाय करूँ। सो स्टिल वेट एंड वॉच वाला स्टांस इस पर होना चाहिए। इसकी जो रैली है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, और अगर आप लोगों को याद हो अप्रैल में इन करेक्शंस पे हमने ख़रीदा था, और हमारा जो 22,400 के टारगेट्स थे वो हिट हो गए। उसके बाद जो साल के हमारे टारगेट हैं वो 24,000 तक के हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना मैच्योर रैली हो गई है, 4 महीने के अंदर इतने बड़े रिटर्न्स, ये फ़िनोमिनल हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। मेरे ख़्याल में इस रैली पे अब थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए जब तक इस पर कोई अच्छी करेक्शन ना आ जाए। हमारे फंडामेंटल्स अभी US ग्लोबल मार्केट्स के क्या कहते हैं, स्पेशली NAS के, कहीं आपको लगता है कि फंडामेंटल्स ग्राउंड्स के ऊपर कोई करेक्शन ड्यू है इस पर? अच्छा, फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट हैं, अभी काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गए हैं। जो आपकी टैरिफ की न्यूज़ सारी थी वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन वहाँ पे आ गई है, बल्कि कुछ तो इसने इम्पैक्ट दिया है। कनाडा के ऊपर एकदम से लगा दिए इन्होंने, मैक्सिको के ऊपर भी लगा दिए, लेकिन अगेन थोड़ा सा इसको डिले भी कह दिया कि हम अगस्त 1 तक भी इसको थोड़ा सा डिले करें। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हल्का फुल्का आया ज़रूर है, लेकिन अभी जो इम्पैक्ट डिले हुआ है उससे थोड़ा सा नजर आ रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी भी अभी बाद में पता लगेगी। दूसरी चीज जो है, जो बहुत ज्यादा मसला ये कहा जा रहा था, जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा ट्रंप बार बार कह रहा है कि पावल को मैं फायर करवा दूंगा या इसको निकलवा दूंगा, और ऊपर से जो पावल है वो बहुत हद तक ये देख रहा है कि आपके टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो ज्यादा ऊपर ना जाए। तो फेडरल रिजर्व बैंक अपने एंड से तो काम कर रहा है। रिसेंटली CPI का डाटा जो नंबर आया वो बता रहा है कि आपका 2.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। सो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि आप फेडरल रिजर्व बैंक अभी इंटरेस्ट रेट को निस्बतन अभी थोड़ा सा नीचे नहीं करना चाह रहा है, लेकिन बाकी जो पार्लियामेंट्स के बंदे हैं वो कुछ इस चीज के हाथ में आ गए हैं कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करें, कुछ नहीं आए। तो ये है कि हो सकता है कि 1 आध महीना 2 महीने जो है थोड़ा सा आपको मार्केट हल्की फुल्की सी रेंज में नजर आए या थोड़ा सा नीचे नजर आए। दूसरा, फ्रॉम क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव भी बात की जाए, मैं ये भी आपको बताता चलो, मेरे पास अभी डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने इस पर वर्किंग की थी कि जब भी हिस्टोरिकली मार्केट 25% की रैली देती है तो हमेशा थोड़ी सी करेक्शन जरूर करती है, और थोड़ा सा करेक्शन इसका एक्सपेक्टेड भी है। जैसे आपने भी बता दिया टेक्निकल की बेस के ऊपर, मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे लग रहा है कि ये जो सीजनल्स की बेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका वापस आना चाहिए, जिसकी वजह से भी मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुझे थोड़ा सा वीक नजर आना चाहिए वैसे नेक्स्ट वीक के अंदर। वो तो खैर देखेंगे क्या सिनेरियो होता है, तो उसकी बेस के ऊपर पाउंड AUD की मैंने सजेशन दी। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी बेस के ऊपर आई थिंक के सबको एनालिसिस करके ही आगे ट्रेडिंग डिसीजन बनाना चाहिए। चलिए अमार, मेरे ख्याल में रैप करते हैं, और आज हमने काफ़ी लंबा सेशन कर दिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे इन लोगों से दोबारा। चले, परफेक्ट हो गया। आई थिंक कि अब चलें सेशन खत्म करते हैं। अभी फराज ने भी आपको ऑलरेडी डिस्कॉर्ड का थोड़े से कॉल्स वगैरह दिखाए। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को अपनी कॉल्स भी दिखाता हूँ कि हमारे कॉल्स के ऊपर मैंने ईद की भी एक ट्रेड दी थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने कॉर्न की एक सेल कहा था पूरे कम्युनिटी को कि आप ईदी है मेरी तरफ से, और मैंने कैसे उसको पिक किया था मैं थोड़ा सा आप लोगों को वहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा कि डाटा को कैसे यूज करते हुए मुझे पता था कि कौन जो है वो नीचे जाने वाला है। सो ये चीज आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, सलमान की तरफ से, फराज की तरफ से, अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।